चलो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं नर्सिंग एग्ज़ाम 70 का ओनर। मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है नर्सिंग एग्ज़ाम 70 करके, और इंस्टाग्राम पे भी सेम चैनल है नर्सिंग एग्ज़ाम 70 करके। मैंने बहुत दिनों से अपनी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। इंस्टा पे डेली के दो दो एमसीक्यू डालता हूँ, तो उसका एक्सप्लेनेशन अभी से स्टार्ट कर लेते। ठीक है। अभी नॉर्सेट मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है और सबके रिज़ल्ट आ चुके हैं, तो सभी गाइस को कॉन्ग्रेचुलेशन। सभी स्टूडेंट के लिए मैं एक एमसीक्यू सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करता हूँ। ठीक है। तो मैंने जो सीरीज़ चालू की थी एमसीक्यू सीरीज़ डेली के 2 एमसीक्यू नर्सिंग एग्ज़ाम 70 की तरफ से, मेरा यूट्यूब चैनल है। सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लो, ताकि मैं आगे आपको पढ़ाता रहूँगा और मोटिवेट करता रहूँगा, जो नॉर्सेट 11 और 12 में आपके लिए ईजी हो जाए देने के लिए। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। जो मैं डेली के 2 एमसीक्यू डाल रहा था, वो अभी अब उनका एक्सप्लेनेशन चालू कर देते हैं। ठीक है। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज़ द गेटिंग स्टार्टेड। ये सीक्रेट है। ठीक है। कुछ सेटिंग कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज़ गेटिंग स्टार्टेड। आगे जाने का एक ही तरीका है। आगे जाने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है। क्या करना पड़ेगा अपने को? गेटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये कभी मत सोचना गाइस कि अपना सिलेक्शन कभी हो नहीं सकता। अगर अपने को आगे जाना है तो पहले जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर लो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। चलो देरी नहीं करते हुए पहले अपन एमसीक्यू पढ़ लेते हैं और उसका सोल्यूशन चालू कर देते। मैंने एक सीरीज़ चालू की थी, डेली के 2 एमसीक्यू डाल रहा था मैं यूट्यूब पे, तो उसका अभी एक्सप्लेनेशन चालू कर देंगे। और इसके बाद भी मैं एक सीरीज़ चालू करने वाला हूँ। अभी मेरे यूट्यूब पे 1 फॉलोअर्स हो गए, 1 के फॉलोअर्स, कि मैं इंस्टाग्राम पे 1 के फॉलोअर्स होने के बाद मैं डेली के 5 एमसीक्यूज डालता रहूँगा और उसका साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा। अभी मैंने जो 2 एमसीक्यू सीरीज़ चालू की थी, डेली के 2 एमसीक्यू, तो उसका अभी मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। 10-12 दिन से मैंने डाले हुए थे, तो उसका मैं आज एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ सबका सब। ठीक है, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ओबीजीवाई का। आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। ये इमेज किसकी है? एंड्रॉयड पेल्विस की है, नेगल्स पेल्विस की है, गायनोकॉइड पेल्विस की है, या एंथ्राइड पेल्विस की है? तो अपने को पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ की पेल्विस है। तो ये इमेज किस तरह दिख रही है? एक पेल्विस की इमेज है। चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और इसका आंसर मैं आपको एंड में बता दूंगा। ठीक है। देखो, जो अपन पेल्विस डिसाइड करते हैं वो इनलेट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। देखो अभी इसका इनलेट देखेंगे आप, तो कैसा दिख रहा है? राउंड बॉडी दिख रहा है। ठीक है, राउंड शेप में। इसका देखेंगे तो अपने को हार्ट शेप में दिखेगा। इस स्ट्रक्चर का देखेंगे पेल्विस का, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, ताकि ज़्यादा बड़ा है। और इसका पेल्विस कैसा है? पेल्विस का इनलेट कैसा है? ट्रांसवर्सली ज़्यादा बड़ा है। तो इनके बेसिस पे अपन इनके अलग अलग तरीके के नाम देते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं कि पेल्विस कौन सा है, और उसका क्लासिफिकेशन करते हैं और उनके नाम भी है। तो ये जो देखो हार्ट शेप है, राउंड बॉडी शेप है, एंटीरियर पोस्टीरियर है और ट्रांसवर्स है। इनके इजी बता दूँ तुमको, तो राउंड बॉडी जो रहता है, राउंड बॉडी ये फीमेल्स में ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये टिपिकल फीमेल जो रहती है उनका शेप रहता है पेल्विस का। तो इससे क्या बोलेंगे अपन? गायनेकॉइड पेल्विस। ठीक है, गायनेकॉइड पेल्विस। ठीक है। दूसरा जो हार्ट है ये टिपिकली मेल का रहता है। किसका रहता है? मेल का। मेल में कौन सा रहता है? इसे बोलेंगे अपन एंड्रॉयड पेल्विस। एंड्रॉयड पेल्विस। ठीक है, ये टिपिकली मेल में रहता है। और ये जो एंटीरियर पोस्टर दिख रहा है आपने को, तो यहाँ पे ए आ गया और ये पी आ गया। तो एंटीरियर पोस्टीरियर इसमें क्या बोलेंगे? एंथ्रोपॉइड पेल्विस। क्या बोलेंगे? एंथ्रोपॉइड पेल्विस। ठीक है। और ये चौथा जो है ट्रांसवर्स होल्स। ट्रांसवर्स होल्स मतलब ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स साइड में ऐसा ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसे ये इसका स्पेसिफिक नाम क्या है? प्लेटिपॉइड पेल्विस। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
मेरी जो लैंग्वेज है समझ में आ रही है ना सबको। राउंड ये इनलेट के बेसिस पे अपन पेल्विस के स्ट्रक्चर अलग अलग दिए हुए हैं, इसके आधार पे अपन इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये कौन सा पेल्विस है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं लिख के दूंगा अलग तरीके से। ठीक है, देखो पहला था राउंड बॉडी, राउंड इनलेट था उसका, तो उसको बोलेंगे अपन गायनाकॉइड। ठीक है, दूसरा था हार्ट शेप, हार्ट किस में रहता है? एंड्रॉयड में। ये टिपिकली मेल पेल्विस है कि इसका मेल में रहता है। दूसरा रहता एंटेरियर पोस्टीरियर, एंटेरियर पोस्टीरियर ज़्यादा था, तो एंटेरियर पोस्टीरियर किस में रहता है? एंथ्रोपॉइड पेल्विस में, एंथ्रोपॉइड पेल्विस में। ठीक है, और दूसरा था ट्रांसवर्स वॉल। समझ में आ रहा हूँ? ट्रांसवर्स वॉल किस में रहता है? ये अपने प्लेटिपॉइड में, प्लेटिपॉइड पेल्विस में। ये चार तरह के, एक किसके बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं? इनलेट के बेसिस पे, किसके? पेल्विस के इनलेट के बेसिस पे अपन इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसका। आइडेंटिफाई द इमेज एंड्रॉयड पेल्विस। एंड्रॉयड पेल्विस ऐसा था कि यहाँ पे इमेज देखो कैसे, राउंड बॉडी गायनाकॉइड, हार्ट शेप मेल में रहता है एंड्रॉयड, एंथ्रोपॉइड AP एंथ्रोपॉइड, एंटीरियर पोस्टर ज़्यादा रहता है, ट्रांसवर्स वॉल ज़्यादा रहता है इसमें प्लेटिपॉइड में। तो इसमें से जो ऑप्शन है एंड्रॉयड पेल्विस है क्या? नहीं है। एंड्रॉयड पेल्विस है क्या? नहीं है। नेगल्स पेल्विस देख लेते हैं। गायनाकॉइड पेल्विस, इसका हार्ट शेप है क्या? नहीं है। यहाँ से आधा हार्ट नहीं है, गायब है। ये साइड से जो आला है, ये आला एब्सेंट है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? आला एब्सेंट है। जो पेल्विस के जो स्ट्रक्चर रहते हैं उसमें से आला एब्सेंट है। एंथ्रोपॉइड पेल्विस है क्या? ये नहीं है। एंथ्रोपॉइड में कैसा रहता है? AP डायमीटर ज़्यादा बड़ा रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? एंड्रॉयड नहीं है, गायनाकॉइड नहीं है, एंथ्रोपॉइड नहीं, तो इसका आंसर है B, एंड्रॉयड पेल्विस। ठीक है, इस इमेज का यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी इन इंडिया। सबसे ज़्यादा डेथ का कारण बच्चे के क्या है इंडिया में? तो लो बर्थ वेट है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर है, सेप्सिस है, या कंजेनिटल एनोमली। तो अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चे जो डेथ होते हैं वो दो ही कारण से होते हैं। किसके? इन्फेंट की डेथ, एक तो प्रीमैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट। यही कारण है इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? पहला करेक्ट आंसर है लो बर्थ वेट। तो चलो अपन लो बर्थ वेट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट कब बोलेंगे अपन? कब बोलेंगे? जब 2.5 kg से नीचे इन्फेंट का वेट रहेगा तब उसको बोलेंगे अपन लो बर्थ वेट। वेरी लो बर्थ वेट कब बोलेंगे? जब बच्चे का वजन 1.5 kg से कम होगा। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट कब बोलेंगे? जब बच्चे का वजन 1 kg से कम होगा। ये जो क्लासिफिकेशन है बर्थ वेट के, इसके हिसाब से अपन ने डिसाइड किया। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? लो बर्थ वेट कब बोलेंगे? जब 2.5 kg से कम होगा उसको लो बर्थ वेट बोलेंगे। वेरी लो बर्थ वेट कब बोलेंगे? 1.5 kg से लेस देन होगा तो उसको वेरी लो बर्थ वेट बोलेंगे। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट कब बोलेंगे? जब 1 kg से कम होगा। तो अपने इंडिया में इन्फेंट मॉर्टेलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? इन्फेंट के डेथ का, मॉर्टेलिटी का, तो लो बर्थ वेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया। कोई तकलीफ हो गई तो तुम मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो मेरा चैनल पे, नर्सिंग एग्ज़ाम 70 करके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन न्यूनेट रिसक्सिटेशन कंप्रेशन इज टू वेंटिलेशन रेशो क्या है? अगर अब जब भी रिसक्सिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो कंप्रेशन इज टू वेंटिलेशन का रेशो क्या रहेगा, ये अपने को पता रहना चाहिए। इसमें भी 2 कंडीशन रहती है, अगर रिस्क्यूअर 1 है या 2 है, इस पे बेसिस पे अपन उसको कंप्रेशन देते हैं। चलो अपन एक चार्ट है अपने पास, वो चार्ट पढ़ लेते हैं पहले। इसका आंसर ऑप्शन दिए है
1:1 है, 2:1 है, 3:1 है या 4:2 है कंप्रेशन टू वेंटिलेशन। किसमें पूछा आपने को? नियोनेट में। ठीक है, नियोनेटल रिसक्सिटेशन कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इज। तो इसका चार्ट पहले पढ़ लेते हैं, फिर आप मुझे आंसर बता देना। ठीक है, देखो तुम्हें अब यहाँ पे दिख रहा नहीं होगा तो मैं जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो तुम, क्या है, रेस्क्यूअर 1 है या 2 है, इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो रेस्क्यूअर 1 है या 2 है। तो सबका कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशो अगर रेस्क्यूअर 1 रहा होगा तो यहाँ पे दिया है एडल्ट में, चाइल्ड में, इन्फेंट में और न्यूनेट में, ऐसा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है अगर आपको देखना है, एडल्ट, चाइल्ड, इन्फेंट और न्यूनेट। ठीक है, तो अगर एक रेस्क्यूअर होगा तो सबका कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशो 30:2 है, लेकिन नियोनेट में 3:1 है। और रेस्क्यूअर 2 हो गए तो उसका भी कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशो 15:2 है, एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट में, और नियोनेट में 3:1 है। यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया तो मैं दूसरी साइज पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक है या 2 है, अभी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एडल्ट में पढ़ लेते हैं अपन, एडल्ट में। ठीक है, एडल्ट में, चाइल्ड में, थोड़ा तकलीफ दे रहा है, इसको अपन है ना अगले वीडियो में कर लेंगे सॉल्व। एडल्ट में क्या है, चाइल्ड में कितना आएगा, फिर इन्फेंट में, फिर न्यूनेट में कितना आएगा। ठीक है, न्यूनेट में कितना आएगा ये पढ़ लेते। तो एडल्ट में कितना बोला आपने को, एडल्ट, चाइल्ड, इन्फेंट में अगर रेस्क्यूअर 1 होगा तो 30:2 कॉम्प्रेशन देने हैं, 30:2 कॉम्प्रेशन देने हैं, इसमें भी 30:2 कॉम्प्रेशन देने हैं, और नियोनेट में 3:1 का रेशो दिया है। ठीक है, और 2 रेस्क्यूअर हो गए तो इधर कितना देने का अपने को, 15:2 कंप्रेशन टू वेंटिलेशन का रेशो 15:2। थोड़ा मेरा पेन गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, एडल्ट में भी उतना देना है, चाइल्ड में भी उतना देना है 15:2, खाली न्यूनेट में देना है 3:1 कंप्रेशन। ये जो है ये रेस्क्यूअर 1 होगा और 2 होगा, तो ऐसा कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो देना है। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है? मेरा थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा है इसलिए थोड़ा समझा नहीं पा रहा अच्छे से, लेकिन समझ में नहीं आया तो मेरे को डायरेक्ट डीएम कर दो। तो इसका आंसर होगा अपने का 3:1। अपने को क्या पूछा है, न्यूनेट में रेस्क्यूअर अगर 1 भी रहा और 2 भी रहा तो कंप्रेशन टू वेंटिलेशन क्या है इसका, 3:1। ठीक है, दोनों में रेस्क्यूअर 1 रहा या 2 रहा अगर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो उसका आंसर समझ में आ गया ना, उसका आंसर है सी, 3:1। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चाइल्ड हैज़ इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन एंड करंट जेली लाइक स्टूल, व्हाट इज द सस्पेक्टेड। अगर बच्चे को करंट जेली लाइक स्टूल आ रहा है, क्या आ रहा है, करंट जेली लाइक स्टूल, तो क्या अपन सस्पेक्ट कर सकते हैं उसमें? अपेंडिसाइटिस सस्पेक्ट कर सकते हैं या इंटरसेप्शन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस या हर्निया। तो उसका रीज़न क्या है अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, अपेंडिसाइटिस मतलब क्या होता है आपको पता होगा। अपेंडिसाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। किसका होता है इन्फ्लामेशन? अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन मतलब अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिक्स क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन रहता है अपने बॉडी में। कहाँ पे रहता है आपको पता है? पता होगा आपको। अगर अपना एब्डोमेन है ऐसा, तो यहाँ पे अगर अम्बिलिकस है तो यहाँ से 1/3 और यहाँ से एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन से 2/3 और यहाँ से 1/3 ऐसा रहेगा। यहाँ पे मैकबर्निस पॉइंट रहेगा। क्या बोलते हैं उसको पॉइंट को?
मैकबर्नी पॉइंट, मैकबर्नीज पॉइंट। यहाँ पे अपेंडिक्स रहता है और उस अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होने से उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, ज़्यादा पेन होता है अपने राइट साइड में, बॉडी के राइट साइड में। तो उसमें स्टूल का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, खाली पेन का प्रॉब्लम रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेन होता है। दूसरा ऑप्शन क्या था अपना, इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन का मतलब क्या होता है, एक इंटेस्टाइन दूसरे इंटेस्टाइन में चले जाना, ठीक है, एक इंटेस्टाइन दूसरे इंटेस्टाइन में चले जाना, उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो, रिटेंशन ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट इनटू द स्टेंटेड बॉयल अबाउट इंटेस्टाइन। ये जो यहाँ पे इंटेस्टाइन दिख रही है एक, ये वाली, और ये इधर से एक इंटेस्टाइन अपने स्टमक के पार्ट के बाद जो इंटेस्टाइन आ रही थी, ये एक इंटेस्टाइन इस इंटेस्टाइन के अंदर चली गई, तो इसको बोलेंगे अपन इंटरसेप्शन। क्या बोलेंगे, इंटरसेप्शन। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो पार्ट भी अंदर चला गया वहाँ पे स्वेलिंग क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट करता है, स्वेलिंग। स्वेलिंग क्रिएट करने से क्या होगा, यहाँ पे पेन होगा, और जो अपना जो इंटेस्टाइन का पार्ट था वहाँ पे इस्चेमिया होने लगेगा, ब्लड सप्लाई कम होने लगेगी, इस्चेमिया हो जाएगा, और वहाँ से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। तो कभी कभी क्या होता है, तो इसकी वजह से जो है ना अपने स्टूल में ब्लड मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड मिक्स हो जाता है। तो ब्लड मिक्स होने से इसमें अपने स्टूल में ब्लड आता है, करंट जेली लाइक ब्लड लाइक से ऐसा अपना स्टूल दिखता है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या था अपना, पढ़ लेते हैं एक एक ऑप्शन, ठीक है। इंटरसेप्शन समझ में गया, एक इंटेस्टाइन दूसरे इंटेस्टाइन में फंस जाती है और वहाँ से इस्चेमिया क्रिएट करती है, उसकी वजह से जो है ना अपने बॉडी में करंट जेली लाइक स्टूल क्रिएट हो जाता है। गैस्ट्रोएंटराइटिस मतलब क्या होता है, अपने जो स्टमक का पार्ट स्वेल होना, उसको स्टमक और इंटेस्टाइन का पार्ट स्वेल होना, उसको गैस्ट्रोएंटराइटिस बोलते हैं। और तीसरा ऑप्शन है हर्निया। हर्निया क्या रहता है, एक पाउच में जो अपना खाली पाउच सैक रहता है, उसमें जो इंटेस्टाइनल ऑर्गन है, जो कोई भी ऑर्गन है वो पोर्ट्रेट हो जाता है, एक सैक है ऐसी, तो उसमें जो अपना जो इंटेस्टाइन लेटेस्ट दिस इज इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ना यहाँ का, वो इस सैक के अंदर चला जाना। तो यहाँ पे जो है ना ये एम्प्टी सैक में जो ऑर्गन है, ये जो भी पार्ट है बॉडी का, वो पोर्ट्रेट होता है सैक के अंदर, उसको बोलेंगे अपन हर्निया। तो यहाँ पे जो सैक क्रिएट दिखाई दे रहा है सैक, तो यहाँ पे है ना जो इंटेस्टाइनल का पार्ट था वो चला गया है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, हर्निया, जो एम्प्टी स्पेस में जाके ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो भी कभी कभी रुक जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, इच्छे होता है, पेन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो अपने पास हर्निया के 4-5 प्रकार के टाइप्स है। तो ये जो अपने इपीगैस्ट्रिक मतलब स्टमक के ऊपर का जो रीजन है, यहाँ पे भी हर्निया क्रिएट होता है। जो अम्बिलिकस के पास जो अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस के पास अगर हर्निया क्रिएट होगा तो उसको अम्बिलिकल हर्निया बोलेंगे। फिर इंटेस्टाइन के पास इंटेस्टिनल हर्निया, इंग्वाइनल रीजन में सैक क्रिएट होता है, वहाँ पे अगर हर्निएशन हो गया तो उसको इंग्वाइनल हर्निया बोलेंगे। और फीमोरल में भी फीमोरल हर्निया, ऐसे 4 से 5 टाइप के अपने पास हर्निया क्रिएट होते हैं। तो अपना जो आंसर था क्वेश्चन का, हर्निया में भी इसका स्टूल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हर्निया में क्या होता है, जो ऑर्गन है वो एम्प्टी सैक में प्रोट्रूड होता है। तो चाइल्ड हैज़ इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन एंड करंट जेली लाइक स्टूल, व्हाट इज अ सस्पेक्टेड। तो अपेंडिक्स में भी स्टूल का कोई प्रॉब्लम नहीं था, इंटरसेप्शन में प्रॉब्लम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इंटरसेप्शन, बी। चलो पढ़ लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्रग ऑफ चॉइस इन कोलेरा, कोलेरा में अपन कौन सा ड्रग देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, डिजीफैब देते हैं, फिजियोस्टिगमिन देते हैं, एसिटिलकोलिन देते हैं, टेट्रासाइक्लिन। तो डिजीफैब क्या है, डिजीफैब अपन किस में देते हैं, डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी अगर हो गई, डिगॉक्सिन की, यहाँ पे दूसरा अपने पास स्लाइड इस पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई तो अपन डिजीफैब देते हैं। ये क्या है, डिजीफैब। एट्रोपिन पॉइजन में फिजियोस्टिगमिन देते हैं, क्या देते हैं अपन,
फिजियोस्टिग्मी। और पीसीएम ओवरडोज में अपन पीसीएम का ओवरडोज हो गया तो अपन एन एसिटाइल देते हैं, एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और ड्रग ऑफ चॉइस आपको कोलेरा क्या है? टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, इसका आंसर है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डायलुएंट यूज इन बीसीजी वैक्सीनेशन। बीसीजी वैक्सीनेशन में डायलुएंट कौन सा यूज़ करते हैं? स्टेराइल वाटर यूज़ करते हैं, डिस्टिल वाटर, स्टेराइल फॉस्फेट बफर या नॉर्मल सलाइन। तो अपन बीसीजी वैक्सीनेशन में जो डायलुएंट यूज़ करते हैं वो क्या है? नॉर्मल सलाइन NaCl। कितना? 0.9%। NaCl 0.9%। और स्टेराइल वाटर किसमें अपन डायलुएंट यूज़ करते हैं? वो करते हैं MMR, मीजल्स, मम्स, रूबेला। मम्स और आर का है रूबेला। मीजल्स, मम्स, रूबेला में अपन स्टेराइल वाटर यूज़ करते हैं। स्टेराइल वाटर ये डाइल्यूएंट है, इसमें अपन जो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज किस तरह की? ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन है, रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग है, रोज पोजीशन है या जैक नाइफ पोजीशन है? तो अपने को इसको आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ की इमेज है करके। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे अपने को ये देखो, ये तीन तरह के इमेजेस दिए और चौथी अपन ने देख ली वो। ठीक है, इसमें क्या है? हेड लो है और इसमें क्या है? हेड अप है। और यहाँ पे क्या रखा है? पिलो रखा है। और ये 3-4 प्रकार की पोजीशन दी है। अपने जो यहाँ पे ऑप्शन पड़े हैं उसमें से है ट्रेंडलनबर्ग, रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग, रोज और जैक नाइफ। तो जो पहली इमेज है ए वाली, यहाँ पे जो हेड नीचे डाउन की तरफ है, इसे बोलेंगे अपन ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। ये जो है हेड क्या है? ट्रेंडलनबर्ग। ये ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन है। ये दूसरी जो है ये है रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग। और ये जो है ये है तीसरी इमेज है, ये रोज पोजीशन है। इसको क्या बोलेंगे? रोज पोजीशन। तो देखो रोज ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में क्या रहता है? ये जो हेड है नीचे की साइड में रहता है, इसको बोलेंगे ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। और ये जो लेग्स है ऊपर की तरफ रहते हैं, लेकिन पेशेंट कैसा रहता है? सुपाइन पोजीशन में रहता है। ठीक है, इसे बोलेंगे ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन क्या कर रहती है? इसमें जो है हेड ऊपर की तरफ रहता है और जो लेग्स है नीचे की तरफ रहते हैं, इसे बोलेंगे रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। और ये जो पोजीशन है इसे बोलेंगे रोज पोजीशन। रोज पोजीशन में क्या रहता है? जो शोल्डर के नीचे है ना, अपना जो पिलो रखा रहता है और जो अपनी नेक है एक एक्सटेंड होती है और अपना जो हेड है बैक की साइड आता है, पीछे की तरफ आता है, ऐसे बैक साइड में। तो इसे बोलेंगे रोज पोजीशन। तो अपन ये ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन क्यों देते हैं? जब एब्डोमिनल सर्जरी चलेगी, जो पेल्विक के जो ऑर्गन है वो नीचे डिसेंड होने के लिए, जो अपने को रेक्टल की तरफ, इंटेस्टाइन का जो अभी जब भी सर्जरी करेंगे तब अपने ऐसी ये देते हैं। और दूसरा क्या है कि जो है अपना ब्लड सप्लाई जो हेड और हार्ट को इजीली अवेलेबल हो जाए, ताकि जो भी ब्लड लॉस है और पेशेंट शॉक में ना जाए, हाइपोटेंशन में ना जाए। इसकी वजह से अपन पेशेंट को ऐसी पोजीशन देते हैं। कौन सी? ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन क्यों देते हैं? कि रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन किस लिए देते हैं? जो कि अपने स्टमक की जो सर्जरी रहती है, गॉल ब्लैडर की रहे, स्टमक की रहे, इंटेस्टाइन की रहे, तब ऐसे कंडीशन में अपन ये रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देते हैं। ठीक है, और ये जो रोज पोजीशन है, रोज पोजीशन क्यों देते हैं? ये जो नेक का पार्ट है, ये नेक एक्सटेंड होने के लिए, नेक का पार्ट जो है नेक एक्सटेंड होने के लिए अपन रोज पोजीशन देते हैं, ताकि इजीली अपने को नेक का रीजन अवेलेबल हो जाए। क्यों होता है? यहाँ पे एक पिलो देते हैं अपन। पिलो देने की वजह से क्या होता है?
ऐसा होता है और नेक पीछे की तरफ चली जाती है, तो ये जो नेक का रीजन है वो एक्सटेंड होता है, ठीक है। उसकी वजह से अपन ENT के पोजीशन के लिए अपन देते हैं, लिख लेते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। यार ये थोड़ा तकलीफ दे रहा है ना, ठीक है चलो। ट्रेनलन पोजीशन, ट्रेनलन किस क्यों देते हैं? पेल्विक रीजन इजीली असेसिबल हो, दूसरा एब्डोमिनल ऑर्गन के लिए, तीसरा क्या करते हैं, ये जो पेल्विक के ऑर्गन है वो नीचे डिसेंड होने के लिए, इंटेस्टाइन अवे होने के लिए, जो इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, इंटेस्टाइन का पार्ट दूर होने के लिए पेल्विक रीजन से। और तीसरा क्या है, अगर अपन ऐसे ट्रेनलन पोजीशन देंगे तो जो है सेंट्रल वेन, ये जो वेसल्स है अपने यहाँ की नेक की रीजन की, तो वो एंगोर्ज होगी ब्लड की वजह से, और उसकी वजह से क्या होगा, अपने को जब भी अपन सेंट्रल वेनस कैथेटर डालेंगे, CVP लाइन डालेंगे, क्या करेंगे, CVP लाइन डालेंगे या सेंट्रल वेनस कैथेटर डालेंगे, तो जो वेन होगी अपने को इजीली एक्सेसिबल होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, तो वो वेसल्स क्या होगी, एंगोर्ज होगी। उसकी वजह से क्या होगा, अपने को इजीली CVP कैथेटर करते आएगा, ठीक है, सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन करते आएगा। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ट्रेनलन पोजीशन देंगे। और रिवर्स ट्रेनलन पोजीशन क्यों देंगे, किस कंडीशन में देंगे, रिवर्स ट्रेनलन पर क्यों देंगे, अगर गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो, स्टमक की सर्जरी, तो अपन ये रिवर्स ट्रेनलन पोजीशन देंगे, ठीक है। और तीसरा क्या था अपना, रोज पोजीशन क्यों देते हैं अपन, रोज पोजीशन देते हैं ENT प्रोसीजर के लिए, ENT प्रोसीजर में कौन से टॉन्सिलेक्टॉमी करनी है, एडेनोक्टॉमी करनी है अपने को। तो ऐसे कंडीशन में अपन रोज पोजीशन देते हैं ताकि अपनी नेक एक्सटेंड हो जाए। तो अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये यहाँ तक समझ में आए, रोज पोजीशन क्या है, किस में यूज़ करते हैं, रिवर्स ट्रेनलन पोजीशन किस में यूज़ करते हैं, ट्रेनलन पोजीशन किस में यूज़ करते हैं, पेल्विक और एब्डोमिनल के रीजन के, और इंटेस्टाइन क्या है, अवे हो जाए पेल्विक रीजन से तब देते हैं, और CVP कैथेटराइजेशन के लिए देते हैं ताकि हेल्प हो जाए, ठीक है। ये जो पहली इमेज थी ये ट्रेनलन पर की है, दूसरी जो है रिवर्स ट्रेनलन पर, तीसरी जो इमेज है और रोज पोजीशन की, ठीक है। और ये जो पोजीशन दी है ये जैकनाइफ पोजीशन है। जैकनाइफ पोजीशन कैसी रहती है, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, एब्डोमेन और लेग्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे जो है ना ये पेल्विक रीजन के रेक्टम और एनस की सर्जरी करनी है, अगर अपने को रेक्टम और एनस की सर्जरी करनी है तो ये ऐसी पोजीशन देते हैं अपन। तो जो इजीली अपने को जो रेक्टस का पार्ट है इजीली अवेलेबल हो जाता है सर्जरी करने के लिए। तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे जैकनाइफ पोजीशन, ठीक है। कौन सी पोजीशन बोलेंगे, जैकनाइफ। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, आइडेंटिफाई द इमेज। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आइएगा। अगर नहीं आया है तो तुम मुझे नर्सिंग एग्ज़ाम करके, जो मेरा चैनल है, कौन सा चैनल है मेरा, नर्सिंग एग्ज़ाम 70, इंस्टा पे करो या यूट्यूब पे करो, किसी भी करो आप मैसेज, मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग ऑफ वेंटिलेटेड पेशेंट। अभी सक्शन का वेंटिलेशन पीरियड कितना है ये पढ़ लेते हैं। क्या 20 से 25 सेकंड है, 5 से 10 सेकंड है, 15 से 20 सेकंड है या 20 से 15 सेकंड है। तो वेंटिलेटेड पेशेंट में अपन सक्शन कितने देर तक कर सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं कर सकते, मैक्सिमम 15 सेकंड तक कर सकते हैं। 15 सेकंड से ज़्यादा अपन किसी भी पेशेंट में सक्शनिंग नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर अपन बाद में बताएंगे। पहले प्रेशर, इस सक्शन का प्रेशर भी अलग अलग है, तो अपन सक्शन का प्रेशर पढ़ लेते पहले कि क्या है करके, ठीक है।
दो तरह के अपने के पास सक्शनिंग प्रेशर रहते हैं, एक वॉल पे लगा हुआ रहता है और दूसरा है पोर्टेबल, जो अपनी मशीन रहती है सक्शन की। ठीक है, पोर्टेबल का तो अपने को पता है, वॉल पे जो सक्शन रहता है एडल्ट में क्या है, कितना सक्शन लेना है, चाइल्ड में कितना देना है, इन्फेंट में कितना देना है, न्यूनेट में कितना देना है, ऐसा अलग अलग रहता है। ठीक है, अपन पहले 3 का पढ़ लेते हैं। एडल्ट का कितना रहता है, 100 से करके 150 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। चाइल्ड में कितना रहता है, 80 से 100 के दरम्यान mm ऑफ Hg। इन्फेंट में कितना रहता है, 60 से 80। ठीक है, और इधर पोर्टेबल का कितना रहता है, 15, 10 से 15 mm ऑफ Hg, 5 से 10 mm ऑफ Hg चाइल्ड में, और इन्फेंट में कितना रहता है, 2 से 5 mm ऑफ Hg। इन्फेंट में अपन कम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो है सक्शन प्रेशर है, नॉर्मल सक्शन प्रेशर। क्या है, नॉर्मल सक्शन प्रेशर। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5 से 10 सेकंड, बी, ऑप्शन बी है। ड्यूरेशन जो भी है वेंटिलेटेड पेशेंट का जो अपन लेते हैं वो 5 to 10 सेकंड का रहता है, ज़्यादा देर तक सक्शन नहीं कर सकते। और जब भी अपन सक्शन करेंगे पेशेंट का तो उसको पहले क्या करने का है, प्री ऑक्सीजन करना है। उसको ऑक्सीजन देने के बाद ही अपन उसको सक्शन कर सकते हैं, नहीं तो पेशेंट चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर नासोगैस्ट्रिक इंटूबेशन लेंथ ऑफ द एनजी ट्यूब मेजर्स फ्रॉम। अपने को जो राइल्स ट्यूब डालनी रहती है तो उसका लेंथ कितना, राइल्स ट्यूब उसकी लेंथ कैसे मेजर करते हैं वो पूछ रहे। तो कैसे मेजर करते हैं बताता हूँ। अपना जो नोज़ रहता है, नोज़ से पेशेंट को कहाँ नोज़ से कहाँ तक मेजर करते हैं, ट्राइगस ऑफ द ईयर, और यहाँ से करेंगे अपन नीचे स्टर्नम तक। कहाँ तक करेंगे, स्टर्नम तक। तो ये इसका आंसर रहता है। नोज से करेंगे ट्राइगस ऑफ द ईयर, नोज से ट्राइगस ऑफ द ईयर, और वहाँ से स्टर्नम तक। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गया नोज टू ट्राइगस प्लस नोज टू अम्बिलिकस। अम्बिलिकस तक करते हैं क्या, नहीं करते। नोज टू स्टर्नम कर देगा पहले, नहीं। नोज टू ट्राइगस ऑफ द ईयर तक करते हैं। ठीक है, ये भी दूसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत हो गया। तीसरा क्या है, नोज टू अम्बिलिकस करते क्या, नहीं। नोज टू ट्राइगस ऑफ द ईयर प्लस नोज टू स्टर्नम, ये जो चौथा ऑप्शन है ये करेक्ट है ऑप्शन। मैंने क्या बताया आपको, कहाँ से कहाँ सर, नोज से ट्राइगस ऑफ द ईयर और वहाँ से स्टर्नम। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कहाँ तक, स्टर्नम तक। ऐसा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर पता चल गया ना, आंसर नंबर डी, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली 2 MCQ सीरीज का मेरी एक सीरीज़ चल रही थी यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, डेली 2 MCQ। ठीक है, तो उसके ये क्वेश्चन है, तो मैं 10-12 दिन के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेता हूँ। फिर अगले वीडियो में अपन डेली के 5 MCQ डालूंगा और उसके साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन करता रहूँगा। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि आपको जो नॉर्सेट में आने वाले क्वेश्चन है इजीली हेल्प हो जाए। तो ये क्या है, इन लैप्रो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन लैप्रोस्कोपी द गैस इज़ यूज। लैप्रोस्कोपी में कौन सा गैस यूज़ करते हैं, CO2 यूज़ करते हैं, N2O करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, या हीलियोक्स करते हैं। तो आपने को पता है जो N2O उसको बोलेंगे लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस तो अपन सर्जरी के दौरान नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, उससे तो पेशेंट एक्साइटेड मोड में रहेगा। O2 ऑक्सीजन भी यूज़ नहीं करते, हीलियोक्स भी यूज़ नहीं करते। तो यूज़ क्या कर सकते हो अपन, CO2 से क्या करेगा, अपना जो एब्डोमेन है वो फूल जाएगा। इमेज दिखा दो आपको। ठीक है, देखो ये लैप्रोस्कोपिक जो इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से अपन ये इंस्ट्रूमेंट डालेंगे तो यहाँ पे अपन एक गैस क्रिएट करेंगे।
गैस छोड़ने की वजह से क्या होगा, ये जो एब्डोमेन इजीली, एब्डोमेन के जो पार्ट है इजीली अपने को अवेलेबल हो जाएगी सर्जरी के दौरान, ताकि जो अपन लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट डालेंगे तो उनके लिए जगह क्रिएट हो और वहाँ से अपन सर्जरी क्रिएट कर सके पेशेंट के लिए। तो ये जो गैस है, ये जो गैस छोड़ रही है यहाँ पे, इसको, ये गैस कौन सी है, CO2 की गैस रहती है, ठीक है, CO2 की गैस रहती है। ये लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है। तो जो सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान अपन कौन सी गैस यूज़ करते हैं, CO2। ये अपने को पता होना चाहिए, किसी ने असेस किया है तो पता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मदर में कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, स्पर्मिसाइडल जेलीस है, कॉन्डम है, या कॉपर टी है। तो कॉपर टी अपन तो पेशेंट में जब भी कभी कभी डिलीवरी होने के बाद ही अपन पेशेंट में कॉपर टी डाल देते हैं, कॉपर टी डाल देते हैं, तकलीफ नहीं होगी पेशेंट को। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है लैक्टेटिंग मदर के लिए, लैक्टेशन में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो अपन इजीली अपन पेशेंट को कभी भी ये करते हैं, कॉपर टी डाल देते हैं। दूसरा ऑप्शन है कॉन्डम। कॉन्डम लेने से लैक्टेटिंग मदर को कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या कॉन्ट्रासेप्शन का, तो नहीं, कॉन्डम से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कॉन्डम यूज़ करने से। ये तो एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, तो इससे भी कोई लैक्टेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लैक्टेशन मदर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है स्पर्मिसाइडल जेलीस। स्पर्मिसाइडल जेलीस क्या होती है, वो स्पर्म को किल करने के लिए होती है, स्पर्म को किल करने के लिए। तो स्पर्मिसाइडल जेलीस का भी कोई ये नहीं। इससे क्या होगा, कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये जो है ना, ये पिल्स खाने की वजह से है ना हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो अपने को है ना इससे प्रॉब्लम हो सकता है। इससे कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इससे लैक्टेटिंग मदर को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर को इससे प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसमें हार्मोनल चेंजेस होंगे, हार्मोनल चेंजेस की वजह से इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपन कॉन्ट्रासेप्शन क्या यूज़ करेंगे कि जो लैक्टेटिंग मदर है उसको अपन कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देंगे। तो इसका आंसर क्या है, ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है मुझे पता है, फिर भी अपन ये 10-12 दिन के क्वेश्चन पढ़ लेंगे और आपको जल्दी से जल्दी छोड़ देंगे। तो आइडेंटिफाई द इमेज, ये जो इमेज दी है अपने को आइडेंटिफाई करनी है। क्या ये टूथ फोर्सेप है, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में। ये किस चीज़ की इमेज है, देखो दिख रही, दिख गई होगी मेरे हिसाब से। ये टूथ फोर्सेप है, एलिस है, बैबकॉफ है, या मॉस्किटो। टूथ फोर्सेप ऐसी नहीं रहती, एलिस भी ऐसे नहीं रहती, बैबकॉफ है या मॉस्किटो। मॉस्किटो भी आपको पता होगी, तो मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, उसमें से आप देख लो। ये जो फर्स्ट इमेज दी है किसकी दी है, यहाँ पे देखो, ये टूथ है, ठीक है। तो इससे बोलेंगे अपन टूथ फोर्सेप, क्या बोलेंगे, टूथ फोर्सेप। फर्स्ट इमेज किसकी है, टूथ फोर्सेप की। दूसरी जो इमेज है यहाँ पे देखो, ऐसे थोड़े कांटे कांटे दिख रहे, इसको बोलेंगे अपन एलिस। और तीसरी जो है ये है मॉस्किटो फोर्सेप। क्या है, सॉरी गाइस, तीसरी जो क्या है, मॉस्किटो है, ठीक है, मॉस्किटो है। समझ में आया यहाँ तक। तीसरी जो है मॉस्किटो फोर्सेप, पहली थे टूथ है, दूसरी मॉस्किटो है, तीसरी जो है एलिस है। तो इसका आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बैबकॉफ फोर्सेप। क्या है, सी। टूथ है क्या, नहीं है, एलिस है क्या, नहीं है, मॉस्किटो है क्या, नहीं है, इसका आंसर है बैबकॉफ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है। चलो, तो मैंने इतने MCQ दिए थे। अगली बार से मैं क्या करूँगा, डेली के जो है 5 MCQ डालूँगा। कितने, 5 MCQ, और उसी का साथ ही में एक वीडियो बनाऊँगा उसके एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, ताकि आपको तभी के तभी एक्सप्लेन करने में इजी रहेगा।
ऐसे 10-12 MCQ एक साथ एक्सप्लेन करने से क्या हो रहा है, जो मेरे राइटिंग में भी प्रॉब्लम आ रहा है और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे को लगा यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे जो यूट्यूब पे चैनल है, इंस्टाग्राम पे चैनल है, वहाँ पे आप डायरेक्टली DM कर सकते हो। क्या कर सकते हो? DM कर सकते हो। क्या है मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम? नर्सिंग एग्ज़ाम। नर्सिंग एग्ज़ाम 70। यहाँ पे आप डायरेक्टली DM कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे करो या इंस्टाग्राम पे करो, कहाँ पे भी करो। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मेरी यही दरख्वास्त है। और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है गाइस, और मेरे को सपोर्ट करो। धन्यवाद।